एशिया की सबसे बड़ी आवासीय योजना 11,676 बीघा में फैली विशाल आवासीय योजना, जयपुर की लाइफलाइन समझी जाने वाली यह योजना 26 सालों से पूर्ण विकास को तरसती योजना पृथ्वीराज नगर कैसे बनी एक अनसुलझी पहेली। एशिया की सबसे बड़ी और 11,676 बीघा में बसाई जाने वाली एक विशाल आवासीय योजना जिसे नाम दिया गया पृथ्वीराज नगर, एक शानदार सुविधा संपन्न और सुव्यवस्थित मिनी शहर का सपना लिए सरकार ने पृथ्वीराज नगर योजना के लिए 22 गांवों की 11,676 बीघा जमीन की अबाप्ती प्रक्रिया आरंभ की, जो 1993 से 1996 तक चली। इस दौरान सरकार की धीमी चाल एवं न्यायालयों की दखलंदाजी से अपराध को बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप सोसाइटी वालों को किसानों को बरगलाने में और उनसे जमीन खरीद कर कॉलोनियां आबाद करने का अवसर मिल गया। गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपनी खून पसीने की कमाई सोसाइटी वालों को सौंप दी और बिना सुख सुविधाओं के मकान बनाकर रहने लगे। सरकारें आईं और गईं, पर इन कॉलोनियों का नियमन संभव नहीं हो पाया। आखिर 2013 में नियम कायदे बने और नियमन की प्रक्रिया आरंभ हुई। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं बीजेपी सरकार के दिशा निर्देशन में 2015 में बड़ी तेजी से नियमन कैंप लगे और लोगों को अपनी जमीन का सपना जेडीए पट्टे के रूप में साकार होने लगा। परंतु यहीं पर कुछ भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत से नियमन कैंपों में पैसा मांगा जाने लगा। ऐसे में पैसा ना देने पर येन केन प्रकारेण नियमन स्थगित किए गए और रेवेन्यू कोर्ट का क्षेत्राधिकार ना होने पर भी स्टे आने लगे। इसी साल मार्च महीने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के आरोप में एक चौकड़ी को गिरफ्तार किया था। ये लोग नियमन कैंपों में आने वाले आवेदकों को पट्टों में कमी बताकर फिर उस कमी को दुरुस्त करने के नाम पर रिश्वत लेते थे। फरियादी ने भी परिवार के 1 दर्जन पट्टों के लिए नियमन शिविर में आवेदन किया था। तब उसके अशोक विहार कॉलोनी में स्थित प्लाटों को इंजीनियर्स कॉलोनी में दर्शाते हुए पट्टे जारी नहीं किए थे। फरियादी ने जोन 18 कार्यालय में आरोपियों से संपर्क किया। तब उसने कमी को दुरुस्त करते हुए पट्टे जारी करने का आश्वासन दिया। इसके लिए मोटी रकम की मांग की। तब फरियादी ने एसीपी आईजी दिनेश एमन से शिकायत की थी। आईजी ने जेडीए में रिश्वत के खेल का खुलासा करने की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा व उनकी टीम को सौंपी। टीम ने आरोपियों को 3 घंटे में 3 जगह कार्यवाही करते हुए धर दबोचा। आलम यह है कि शिविर में पट्टे बांटने की गड़बड़ी खुद नगरीय विकास मंत्री पकड़ चुके हैं। यहाँ तक कि जेडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार को एसीबी में जांच कराने को कहा। संबंधित उपायुक्त को जमकर फटकार लगाई। इसके अगले ही दिन कार्मिक विभाग उपायुक्त को एपीओ कर दिया और फिर नगरीय विकास विभाग ने जेडीए को पत्र लिख पृथ्वीराज नगर मामले में 7 सवालों की सूची सौंप दी। इस पर उल्टे जेडीसी ने नगरीय विकास मंत्री से खाली जमीन पर शिविर लगाने की स्थिति को स्पष्ट करने को कह दिया। मेरा नाम जयशंकर यादव है। मेरे फादर ने 1987 के अंदर एक प्लॉट खरीदा था संगम बिहार के अंदर गच्छिंगपुरा गोपालपुरा बाईपास पे, जो कि बाहुबलियों के अत्याचार से वहाँ पे मैंने एक बाउंड्री वाल और कमरा बनवा रखा था। 3 बार रजिस्ट्रियाँ करवाई है इन लोगों ने। मनमंत कुमार शर्मा इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कि रेवेन्यू बोर्ड का पहले मजिस्ट्रेट रहा हुआ है और करौली का ये कलेक्टर भी रहा हुआ है। इनके ये फर्जी से इन्होंने रजिस्ट्री करवाई, उसके अनुसार हमारा जेडीए से पट्टा नहीं मिल रहा है। हालांकि मेरा नाम प्रसन्ना कटियार है। मेरे पिताजी ने सन 1987-88 में एक प्लॉट खरीदा था बसी सीतारामपुरा सोसाइटी से, जो कि गच्छिंगपुरा गोपालपुरा बाईपास रोड पर स्थित है। समय समय पर हम उसको संभालने जाते थे, मगर उस टाइम काश्तकारों ने हमको इस पे कब्जा नहीं करने दिया। कहते साहब ये जमीन हमारी है, सोसाइटी ने हमको पैसा नहीं दिया, इसलिए हम आपको कब्जा नहीं करने देंगे। हमने पृथ्वीराज नगर के क्षेत्र में बसी हुई कॉलोनियों का दौरा किया और हालात की समीक्षा की तो पाया कि नियमन और न्यायालयों के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद यहाँ के निवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई कॉलोनियों में ना तो सड़कें हैं, ना पानी और ना ही बिजली है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों के फंड से ट्यूबवेल लगवाए हैं,
तब पानी की व्यवस्था शुरू हुई है, पर यह भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पर्याप्त व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। बिजली जैसी सुविधा जिसे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार सबको देने के लिए प्रयासरत है और प्रधानमंत्री का सपना भी है कि बिजली हर घर में पहुंचे, उससे भी यहाँ के निवासियों को वंचित रखा जा रहा है। जब पृथ्वीराज नगर में सभी कॉलोनियों को नियमित करने का सरकारी लाभ है, तो केवल नियमित हो चुके भूखंडों में ही बिजली पानी दिए जाने का प्रावधान क्यों है? मैं गोलियाबाद सुमेर नगर विस्तार में रहता हूं और पृथ्वीराज नगर में करसा नगर में हमारी दुकानें हैं और वहां के लिए हमने पट्टे के लिए अप्लाई किया था। पड़ोसियों को पट्टा दे दिया गया था, हमारे को पट्टा नहीं दिया गया। हमारी जेडी वालों ने कहा कि आप ये दुकानों के आगे ईंटें वगैरह लगा दीजिए, तो हमने ईंटें वगैरह लगा दी। उसके बावजूद उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया। रेगुलेशन में प्रॉब्लम यह है कि कहीं कोई जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उसके बाद भी जो एसडीएम कोर्ट वगैरह जो ला करके स्टे देती है, स्टे देने के बाद में क्या आम आदमी परेशान हो जाता है। रेवेन्यू कोर्ट ने स्टे दे रखा है, जबकि कोई मतलब नहीं। नियमन का ये है प्रोसीजर कि जेडीए कर सकता है, क्योंकि इसमें काश्तकारों को कोई दखलंदाजी नहीं है। ये खाम की बाधाएं उत्पत्ति कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनेता सिफारिशी चिट्ठी लिखकर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नियमन रुकवा रहे हैं और अफसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नियमन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद टालमटोल कर रहे हैं। इससे न तो जनता को राहत ही मिल पा रही है, बल्कि जेडीए को रेवेन्यू का नुकसान अलग से हो रहा है। जेडीए के साथ प्रॉब्लम ये है कि जेडीए के जितने भी अधिकारी आते हैं वो राजनीतिक सिफारिश से आते हैं, एक तय लिमिट के लिए आते हैं। वो तय करके जाते हैं कि आज यदि कैंप में तो हमें इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। जब वो पब्लिक को परेशान करेंगे तभी उनको पैसे मिलेंगे। वो पब्लिक को परेशान करते हैं, आपका पट्टा मिल नहीं सकता। पूरा बाकायदा एक गैंग जेडीए में काम करती है। वो निश्चित रूप से हमारे राज्य में भी करती थी, इनके राज्य में भी करती है। हमारे राज्य में हमें एक फायदा था कि मेरे जैसे लोग थे जो खुद कैंपों में जाकर बैठते थे, स्ट्रिक्टली कहते थे, पट्टे दिलवाते थे। भूमि अवाप्त होकर राज्य सरकार की निहित हो चुकी है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है। फिर भी रेवेन्यू कोर्ट तथा उपखंड अधिकारी आदि नियमन के विरुद्ध स्टे ले रहे हैं, जिससे भू कारोबारियों का हौसला बढ़ा है। भू कारोबारियों ने बड़े बड़े भूखंड खरीद रखे हैं, जिनका नियमन होने पर मालिकों का नाम पट्टे में दर्ज हो जाएगा और यह बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी जब्त हो। यहाँ पे सवाल इस बात का है कि नो डाउट किसानों को ये कहकर उनसे बड़ी बड़ी सोसाइटियों ने जमीनें खरीद ली, बड़े बड़े लोगों ने जमीनें खरीद ली, अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया, निश्चित रूप से बेनामी संपत्तियां भी होगी उसमें। अब वहां रेट्स बढ़ गए, अब आप वहां कोई ना कोई हर्डल खड़ा करते हैं, कहीं स्टे आ जाता है, कहीं और कुछ हो जाता है। मेरा ये मानना है कि यदि कोई जमीन अवाप्त हो गई है, सरकार के द्वारा होगी, तो उसमें एसडीएम या कलेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं होता। आप फिर उस मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं, लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो, डेवलपमेंट हो नहीं रहा। पैसा बहुत बड़ी तादाद में वसूल हो गया, लेकिन जहां से वसूल हो गया वहां भी डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ। हालत इतनी खराब है कि पृथ्वीराज नगर जिस कॉलोनी को नेम रेगुलराइज कर दिया गया, वहां पे आज पानी नहीं है, सरकारी पानी नहीं दे रहे। आप पानी नेसेसरी है, आप पानी इसलिए नहीं दे रहे, आपने पैसा तो वसूल कर दिया लेकिन पानी वहां सप्लाई शुरू नहीं किया। जब वहां पानी नहीं दे पा रहे ढंग से, आप सड़कें नहीं दे पा रहे, आप सीवरेज नहीं दे पा रहे, जो बेसिक जरूरत होती है आदमी की, यदि वो आप पूरी नहीं करेंगे और रेगुलराइज हो जाएगी, तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को विधानसभा में बड़ा एक बिल लेकर आना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि हम अवाप्ति से मुक्त कर रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि सेक्टर रोडें अनाधिकृत व्यावसायिक कब्जों के कारण सिकुड़ गई हैं। मिलीभगत से तो अवैध निर्माण तक जारी है, लेकिन नियमानुसार मूलभूत सुविधाएं दुर्लभ है। एक और बात, भूमि सरकार में निहित होने के कारण रेवेन्यू अथॉरिटीज जैसे उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर आदि को भूमि के स्वामित्व आदि के बारे में सुनवाई का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है, परंतु खेल जारी है। काश्तकार रेवेन्यू कोर्ट में जाकर दावा या शूट फाइल करता है और वकीलों से सेटिंग बिठाकर जेडीए कार्यवाही के खिलाफ स्टे ले आता है। यह स्टे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्णय के बावजूद दिया जा रहा है, जिससे जो लोग वहां समिति वालों से प्लाट खरीद कर बच चुके हैं, उन्हें जेडीए से पट्टा नहीं मिल रहा है और जेडीए को भी पट्टे से होने वाली आय से वंचित होना पड़ रहा है। जो व्यक्ति स्टे लेकर आता है वह कॉलोनी में रहने वाले लोगों से स्टे खारिज करने के नाम पर अनाधिकृत उगाही कर रहा है।
तो सोसाइटी और काश्तकारों के बीच में हो गया, या किसी एक काश्तकार ने अपना हिस्सा बेच दिया, दूसरे भाई ने नहीं बेचा, वो कोर्ट में चला गया पार्टीशन का सूट लेकर के, डिक्लेरेशन का सूट लेकर चला गया, इंजेक्शन का दावा लेकर के चला गया, तो वो दावे रेवेन्यू कोर्ट्स में चल रहे हैं। उसकी वजह से प्लॉट होल्डर्स को नियमन में अड़चनें आ रही है। तो कानूनन वो जो दावे हैं, अवाप्ति में कोई अगर लैंड चली जाती है, अवाप्त हो जाती है लैंड, तो उसके बाद कानून वो दावे नहीं चल सकते रेवेन्यू कोर्ट्स में। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई लैंड अवाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात जो खातेदार के खातेदारी अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं। और सेक्शन 16 है, उसका सब क्लोज 6 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी अवाप्तशुदा भूमि में किसी को खातेदार अधिकार नहीं दिए जा सकते। तो खातेदार अधिकार नहीं दिए जा सकते, पार्टीशन नहीं हो सकता, इंजेक्शन नहीं चल सकता, तो वो दावे क्यों चल रहे हैं फिर? यहाँ कई तरह के अपराध पनप रहे हैं। इसी प्रकार अन्य न्यायालयों में बिला वजह स्वामित्व के डिस्प्यूट जेडीए को पार्टी बनाकर खड़े किए जा रहे हैं एवं जेडीए अधिकारियों से मिली भगत कर कोई स्टे ना होने के बावजूद पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के नाम पर रोका जा रहा है ताकि काले धन का खेल जारी रहे। इस बात को यूं समझें कि जेडीए से पट्टा जारी होने के पश्चात सारी खरीद फरोख्त सफेद धन में ही संभव है और राज्य सरकार को भी स्टाम्प ड्यूटी की आय प्राप्त होगी, जबकि सोसाइटी पट्टा सोसाइटी निश्चित रकम लेकर नए खरीदार के हित में बैक डेट में जारी कर देती है और यही काले धन के कारोबार को बढ़ावा मिलता है। इसमें ये हो सकता है कि एक तो जिसमें जो दावे चल रहे हैं उनमें जेडीए पक्षकार है और कई में जेडीए पक्षकार है भी नहीं। तो जिनमें जेडीए पक्षकार है उसमें जेडीए को प्रॉपरली अपना रिप्लाई फाइल करके और उन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करवाना चाहिए, या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर इश्यू हो जाए कि जो पृथ्वीराज नगर की जो लैंड अवाप्त हो चुकी है और उसमें जो दावे चल रहे हैं उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। बात करते हैं कुछ और समस्याओं पर। योजना में कुछ सेक्टर रोड हैं जिनका विस्तार किया जाना है और विस्तार करते ही कुछ लोगों को बड़ी समस्या आने वाली है। मैं सुंदर नगर में रहता हूँ, यहीं का रेजिडेंट हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से जब भी पृथ्वीराज नगर के कैंप शुरू हुए हैं तो कैंप में कुछ बड़ी अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। उसमें से कुछ तो इन्होंने, जैसे कॉलोनी के अंदर की रोड थी, उन सड़कों को 60 फीट है तो उसको 100 फीट कर दिया, 40 फीट है उसको 80 फीट कर दिया। उसके बावजूद जब पट्टे दे रहे हैं तो इनको 0 सेटबैक पे देने चाहिए। किसी आदमी का अगर 70 वर्ग गज का प्लॉट है या उसकी लेंथ है, जो डेप्थ है 70 है या 60 है, तो 100 फीट चौड़ी करते ही उसकी 20 फीट तो वैसे चली जाती है। 100 फीट पे 20 फीट का उसको सेटबैक रखना पड़ता है। इसका मतलब उस आदमी की 40 फीट तो चली गई, पीछे 30 फीट बची। 30 फीट में भी बैक साइड में भी उसको 10 से 15 का सेटबैक रखना पड़ता है। तो उसके पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा। जबकि गवर्नमेंट को इसमें यह करना चाहिए था कि अगर आप किसी ज़मीन को एक्विजिशन लेते हो, एक तरह से ये कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है, तो उसमें फिर आप 0 सेटबैक पे दो। अचानक सेक्टर रोड प्रस्तावित हो गई, कुछ कॉलोनाइजर और जेडीए द्वारा मिली भगत से जो रोडें बनाई जा रही हैं। जो आज 10-10, 12-12 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको जो है रोड की व्यवस्था पहले थी नहीं, पहले सेक्टर रोड दर्शाया नहीं गया, तब नए तरीके से दर्शा दिया गया। उन लोगों को परेशान, जबकि 10-12 साल से रह रहे हैं, बिजली पानी का कनेक्शन भी उनके पास में। अब वो कहाँ जाए? मतलब उनको उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम सेक्टर रोड बनाने को उजाड़ा जा रहा है, जबकि पहले ये स्थिति थी भी जहाँ जिस पोजीशन में वैसे रोड बना देंगे। तो ये सारी व्यवस्था क्या है? एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है हम उनको निवास देंगे, रहने के लिए जगह देंगे, और दूसरी तरफ जो उजाड़ रहे हैं। योजना में लोगों को पट्टे देने के लिए सोसाइटियों को अपने दस्तावेज जेडीए में जमा कराने थे, लेकिन कुछ सोसाइटियों ने ऐसा नहीं किया तो सरकार ने भूखंडधारियों को छूट दी कि वे एक विकास समिति बनाकर अपने प्लाट से संबंधित दस्तावेजों को जेडीए में जमा कराकर कॉलोनी का नियमन करा सकते हैं। लेकिन विकास समिति द्वारा दस्तावेज जमा करने के बावजूद लोगों को हताशा ही हाथ लगी। तो हम ये चाहते हैं कि आज तक जो भी विकास समिति बनी है उनका रिकॉर्ड लेके उनका नियमन करें, और नियमन करते ही जैसे पट्टा देते ही सड़क बनाने से पहले जैसे जो मूलभूत सुविधा जैसे पानी की लाइन है वो पहले डालें ताकि सड़क दोबारा से न टूटे, सीवर लाइन है वो पहले से डालें ताकि सड़क दोबारा न डोले। सड़क को तोड़ते हैं फिर उसको बनाते हैं तो खर्चा गवर्नमेंट का होता है, वो गवर्नमेंट खर्चा फिर हमारे पे ड्यूटी लगा देती है, तो एक तरह से जनता पे ही भार पड़ता है। इन तमाम समस्याओं का जवाब जानने के लिए हम जेडीसी के पास भी पहुंचे। ये कई प्रकार की समस्याएं हैं।
जैसे कुछ कॉलोनीज़ में जो रेशियो 70-30 का मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रखा। कई स्थानों पर जो फैसिलिटी एरियाज़ है वहाँ पर प्लॉट काट दिए गए हैं। कई स्थानों पर जो खातेदार हैं उसने तो सोसाइटी को ज़मीन दे दी, बट उसके कुछ को टेनेंट्स या अन्य कोई लिटिगेंट्स हैं वो कोर्ट में चले गए हैं, उन्होंने कुछ स्टे प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार के वैरायटी ऑफ केसेस हैं। कुछ स्थानों पर मंदिर माफी की ज़मीन है उसके ऊपर कॉलोनी कट गई है, कुछ स्थानों पर पार्ट गवर्नमेंट लैंड इन्वॉल्व है। इस प्रकार के वैरायटी ऑफ केसेस हैं जहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। उन सभी इश्यूज़ को भी देखा जा रहा है। कोशिश करेंगे कि आमजन को अधिक से अधिक हम राहत दे सकें और जिसने किसी भी तरीके से प्लॉट लिया उसको पट्टा दे सकें। बट साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि समस्त जो नियम कानून हैं उनकी पालना हो और साथ ही जो फैसिलिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म में कॉलोनी के लिए और जो रोड विड्थ है वो भी पर्याप्त मेंटेन हो सके। सरकार का ताजा रुख जानने के लिए हम यूडीएच मिनिस्टर राजपाल सिंह के पास भी गए, लेकिन वे कैमरे के सामने आने से बचते रहे और मैसेज के माध्यम से अपनी असहमति जाहिर की। खैर, अंत में हमने लोगों से सुझाव भी मांगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो हाई कोर्ट से अपील करें कि जो बिजली के कनेक्शन जिन मकानों में नियमन नहीं है उनको नहीं दे रहे हैं, उनको नियमन न हो तब तक लाइट कनेक्शन उनको तत्काल प्रभाव से दिलवाया जाए, क्योंकि लाइट कनेक्शन नहीं होने से 75% लाइट की चोरी हो रही है, तो गवर्नमेंट का राजस्व की कमी हो रही है। और अगर उनको लाइट कनेक्शन हम दे रहे हैं तो 4-4 हज़ार रुपये तो पर कनेक्शन उनकी डिपॉजिट आएगी बिजली बोर्ड में, तो वो इनकम हो गई और हर महीने के महीने बिल आएगा उसकी डिपॉजिट हो गई, तो चोरी की छिजत जो हो रही है हमारी चोरी वो होगी नहीं। जो कुछ कर रहा है जेडीए कर रहा है। जेडीए करने की बजाय उनको अपने आप में जेडीए के साथ एक इस तरह की एक कोई कमेटी बनानी चाहिए, जो कमेटी है जो सीएमओ से या उनसे एक लाइजनिंग का काम भी करे कि भाई एक गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू चाहिए इसका मतलब जो पॉलिसी बनाई थी पृथ्वीराज नगर के लिए उनमें ट्रांसपेरेंसी हो। विशेष रूप से सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है कि जो पर पट्टे 1000 वर्ग गज का है, क्यों किसानों ने अपनी ज़मीन रखी हुई है। एक किसान है उसके 5 बेटे हैं 3 बेटियां हैं, ये तो उसने पहले से अपनी ज़मीन रखी हुई है। अब ये कहते हैं कि नहीं आपको हम तो एक परिवार को 1000 वर्ग गज देंगे, इसका मतलब 8 मेंबर हैं, वो 8 मेंबर को 1000 वर्ग गज दे रहे हो तो 111 वर्ग गज जमीन दिया आपने, जबकि शुरू में ये कहा था कि पर प्लॉट 1000 वर्ग गज का आपको पट्टा दिया जाएगा, नहीं कि पर यूनिट। पर यूनिट में यह है कि जितने भी आपके परिवार के मेंबर हैं 18 साल से बड़े हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अगर उसका HUF है, एक हिंदू संयुक्त परिवार है, तो उसका एक अलग होता है टाइटल। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि अगर 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स का एक परिवार है, तो उसको 1000 वर्ग गज का पट्टा दे रहे हैं। ये सबसे गलत है। आप पृथ्वीराज नगर के अंदर जो 100 फीट रोड पे कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल एक्वाइज करे, सबको उनको कॉमर्शियल पट्टा ले, कॉमर्शियल की फीस ले ले, ना कि दीवार वगैरह सारी जो सिस्टम करते हैं नहीं करना चाहिए उनको। भाई कॉमर्शियल ले ले, कॉमर्शियल का पैसा ले ले, कॉमर्शियल उसमें करके उनको पट्टा जारी कर दे। अब हम ये चाहते हैं ठीक है, हमें कम से कम मूलभूत सुविधाओं से सरकार वंचित नहीं करे, हमें पट्टा दे करके हम जैसे अपना भवन निर्माण करा के हम यहाँ रह सकें। पृथ्वीराज नगर जयपुर की लंबे समय से नियमन के लिए डिमांड थी। बीच में कैंप शुरू हुए थे, कुछ कारणों से कैंप्स रुक गए थे, पुनः इन कैंप्स को शुरू करा दिया गया है और आमजन से भी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। रेगुलरली हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अनडिस्प्यूटेड कॉलोनीज़ हैं जहाँ तक हम संभव हो सके उन सभी कॉलोनीज़ का नियमन कर सकें। कुछ केसेस अभी भी हैं जहाँ पे नियमन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है और राज्य सरकार को कुछ इश्यूज मार्गदर्शन में भिजवाए गए हैं, वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर कई सारे डिस्प्यूटेड केसेस और भी रिजॉल्व हो पाएंगे। अंत में मजे की बात ये, सब रजिस्ट्रार महोदय अवाप्ति के बाद भी इन जमीनों के खरीद फरोख्त बेचान का पंजीकरण कर रहे हैं और इसके पीछे तर्क ये है कि सरकार को रजिस्ट्री चार्जेस मिल रहे हैं, जबकि ये लिटिगेशन को बढ़ाता है। लोकप्रिय सरकार आय प्राप्त करने के लिए किसी भी कीमत पर लिटिगेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहेगी। एक बहुत बड़ा पेच 2013 में यूपीए सरकार द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत फंसा हुआ है। इसमें प्रावधान है, यदि कोई अवार्ड 5 वर्ष से पूर्व अवधि का है और उसमें भूमि मालिक को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है तो अवाप्ति की प्रक्रिया समाप्त मान ली जाएगी। राजस्थान में नई सरकार आने के पश्चात 2016 में जो बिल पास किया गया है इस संबंध में स्पष्ट नहीं है। इस विषय पर हमने अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय जाननी चाहिए, जो नहीं मिली।
राज्य सरकार को पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र के लिए इस भूतलक्षी प्रभाव के प्रावधान को समाप्त करना ही होगा, अन्यथा इस योजना के नियमन दोनों अधिनियमों के मकड़जाल में फंसकर रह जाएंगे और जनता को राहत मिलना संभव नहीं होगा। 5 दिनों से चल रही हमारी तहकीकात के दौरान ही गुरुवार को यूडीएच मंत्री ने आखिर में गरीबों मध्यम वर्गीय लोगों को राहत पहुंचा ही दी। पृथ्वीराज नगर के 1.5 लाख से अधिक भूखंड मकान मालिकों को नगरीय विकास विभाग ने बुधवार को राहत दे ही दी। अब नियमों के तहत सरकारी गोचर या सिवाय चक भूमि पर बसे लोगों को भी पट्टे दिए जा सकेंगे। इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। प्रार्थी को सामान्य दर से भूखंड के क्षेत्रफल की राशि लेकर पट्टा दिया जाएगा। शायद यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह हमारे कैमरे पर इसीलिए नहीं आए कि वे इस राहत की घोषणा सार्वजनिक रूप से कर विपक्ष को सटीक जवाब देना चाहते थे, लेकिन अभी भी कई समस्याओं का हल बाकी है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आज फिर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात होगी मकर संक्रांति पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।